तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में ध्यान से देखिएगा बाबू, एक एक ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से देखिएगा। अब कहिएगा सर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो सुनिए गला में खराश इतना ज़्यादा हो गया था कि आज तो कैसे कैसे बोल पा रहे हैं। लेकिन अब जितना दिन भी हमारे पास एक दिन थोड़ा बहुत मौका मिला, तो हम पूरा का पूरा कुछ नहीं किए तो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए। और ऑब्जेक्टिव तैयार करने के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। और ये आपको पूरा का पूरा अगर चाहिए तो ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हम इसको डाल देंगे, इसको आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का है, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। और ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ इसको गौर से देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरे का ग्रुप का नहीं है? बाजरा वगैरह समझते हो तो ये ज्वार भी बाजरा है, राई भी बाजरा है, ये भी बाजरा है। बाजरा तो बाजरा है ही, मक्का बाजरा नहीं है तो नहीं वाला है। अब बात आता है कि एग्जाम में हम देखे थे, पता है बाबू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कौन सा रबी फसल है या कौन सा खरीफ फसल है, इसका बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप तो रबी फसल खरीफ फसल याद करते होंगे, लेकिन आपके लिए हम कुछ ट्रिक बना के लाए हैं। देखिए तो याद है, रबी फसल को याद करने का मस्त एक ट्रिक बना है। वो ट्रिक क्या है, पूछ देंगे इनमें से कौन सा रबी फसल है, तो आराम से आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए, सर केहू आरजू के सच्चे प्यार में मशहूर हो गया। कमेंट कर दीजिए ये ट्रिक हमको। सर केहू, तो सर से सरसों भी रबी फसल है, केहू से गेहूं भी रबी फसल है, अ से आलू भी है, र से राई भी है, जू से जौ भी है, सच्चा सच्चा या च से चन्ना भी हो जाएगा, प्यार से प्याज भी हो जाएगा, मशहूर से मसूर भी हो जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रबी फसल है। तो याद रखिएगा, सर केहू आरजू के प्यार में, एक लड़का आकर के पता है हमसे क्या बोला कि पता है, रवि नाम का लड़का था। कौन नाम का लड़का था? रवि। याद रखिए क्योंकि रवि फसल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो रवि नाम का लड़का था और वही आके बोला हमसे कि सर पता है केहू आरजू के सच्चे प्यार में ना मशहूर हो गया। ये ट्रिक कमेंट कर दीजिए, रवि फसल आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ये वाला ट्रिक। अब कहिएगा सर ये रोपा कब जाता है, तो आप सब छोड़िए, आप गेहूं को लेकर चलिए। गेहूं का रोपाई कब होता है? याद कीजिए ना, गेहूं ठंडा में, जब भी हम लोग सिंचाई या पटौनी करने जाते हैं तो ठंडा के मौसम में जाते हैं ना, तो लगभग नवंबर दिसंबर में रोपा जाता होगा। अभी गेहूं का सीजन चल रहा है काटने वाला, तो कब काटा जा रहा है? मार्च अप्रैल में कटा रहा है। तो इससे आप डायरेक्ट पता चल सकते हैं कब रोपा रहा है कब कटा रहा है। वैसे अगर नहीं पता है तो नीचे लिख भी दिए हैं, लगभग अक्टूबर से लेकर के और कब तक, दिसंबर तक ये रोपा जाता है। और अप्रैल, तो मार्च आज खत्म हो गया तो फिर, अरे अप्रैल आज से हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रैल से जून तक इसको लोग काटते हैं। तो ट्रिक बताइए रबी फसल का क्या है? खरीफ फसल का भी है, टेंशन मत लीजिए। अब आ जाइए खरीफ फसल। मान लीजिए कि हुआ बाजार में मार, तो बाजार में वार हुआ, वार मतलब होता है झगड़ा। बाजार में वार हुआ, काका के पास गन था, काका माने बुढ़ऊ, काका के पास गन था चला दिया। बाजार में वार हुआ, काका के पास गन था चल दिया। बाजार से बाजरा, बाजरा क्या है बाबू, तो बाजरा एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। देखो बुढ़ऊ काका जो है बड़ी शरीफ हैं, तो शरीफ से खरीफ याद रख सकते हो। ठीक, अब ये क्या है, बाजरा से बाजरा भी क्या है, आपका बाजरा भी हो जाएगा, आपका कौन सा खरीफ फसल, ज्वार भी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, कपास हो जाएगा, गन्ना से गन भी हो जाएगा, गन से गन्ना, चला से चावल हो जाएगा। ये सभी खरीफ फसल हैं। ये क्या है, खरीफ फसल है। और ये वाला रबी फसल है। देखो रबी फसल भी आपको याद हो जाना चाहिए और खरीफ फसल। ये ट्रिक बाबू कमेंट कीजिए तो कि खरीफ फसल को याद करने का क्या ट्रिक है। तो कि सर बाजार में ना वार हुआ, काका के पास गन था, गन से हो जाएगा गन्ना, पास से कपास हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा था यही वाला, ये वाला पूछा था बाबू कि जो कपास है ना, कपास ये क्या है, खरीफ फसल है कि रबी? तो ये ओ कपास बोला है, तो काका के पास, काका शरीफ थे ना, शरीफ से खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इस ये देखिए, चलिए ये अच्छा आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि धान कब रोपा जाता है? तो धान जून जुलाई में रोपाता है। कब रोपाता है बाबू? जून जुलाई में। थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लें, ठीक है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका, जून जुलाई में रोपा जाता है। यहाँ पे जून जुलाई में। अब काटा कब जाता है? तो लगभग सितंबर अक्टूबर के महीना में हम लोग काट करके धान उन पीट लेते हैं। ऐसा होता है ना, यही चीज़। एक और फसल के बारे में आपको जानना है, वो फसल है जायद फसल। ये बहुत आसान है, जायद। अभी के सीजन में, गर्मी के सीजन में जितना पानी वाला सब, मतलब पानी वाले जैसे खीरा ककड़ी, ठीक है, ये सब जितना भी है ये सब जायद फसल में आता है। ये मार्च अप्रैल में देखना रोपा जाता है आराम से। अभी है ना रोपा रहा है जी खीरा ककड़ी वगैरह, तरबूजा खीरा ककड़ी जितना भी होता है यहाँ पे, मूंग वगैरह, सूरजमुखी, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब जायद फसल में आता है। समझ में आया जायद फसल? तो आप एक चीज़, मेरा क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए, गन्ना क्या है? गन्ना। ओहो किधर तू भाग रहा है यार, आ जाओ इधर। ये वाला थोड़ा कलर चेंज कर दे, सॉरी आई इसके लिए, ये थोड़ा सा बातों को समझ नहीं रहा है। चलिए
आप बताइए गन्ना कौन सा फसल है, गन्ना। चावल कौन सा फसल है, ठीक। और मसूर, मसूर कौन सा फसल है, मसूर, ये वाला। मसूर कौन सा फसल है, मसूर वाला, ये वाला आप थोड़ा सा हमको बताइए। चलिए आगे थोड़ा सा देख लें। चलिए आप बताइए वीडियो में, आप तो इतना ना भर भर के कमेंट किए सर रेलवे जोन तो इतना ना ज़बरदस्त आप याद कराएं, मज़ा आ गया। मज़ा नहीं आएगा, एग्ज़ाम में अपने एक सरकारी कॉलेज ले करके दिखाइएगा ना, और उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा ना, उसके बाद हम डायरेक्ट लाइव आकर के आपसे बातें करें कि आप मतलब कैसे मेहनत किए हैं आप, बहुत मतलब उसके बाद से हमारे तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट रहेगा वो भी तैयार रहेगा, टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको तो ट्रिक बताए थे कि पहली बार भारत में रेल 1853 में हुआ था, और 53 में के 3 के बाद लिख देना, यहाँ पे 3 है ना लास्ट में, 3 के बाद मात्र 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। इसमें कितने लोग बैठे थे, 400 लोग बैठे थे, तो 4 पर छोड़े हैं, 400 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे डीपली इसको जानना है तो आ जाइए यहाँ पे रेल परिवहन। तो आपको पता होना चाहिए कि रेल परिवहन से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे, तुम इधर आ जाओ और ये ले लो। रेल परिवहन, पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेलवे तंत्र सबसे बड़ा अमेरिका का है, क्योंकि भाई अमेरिका बहुत आगे भी, जिस जो देश सबसे ज़्यादा आगे रहेगा वहाँ रेल भी ज़्यादा रहेगी। अब की ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि जिस देश में ज़्यादा फैक्ट्री है वहीं पे ना सामान लाद के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो अमेरिका वगैरह में ज़्यादा होता है, इसीलिए यूएसए में सबसे बड़ा रेल तंत्र होता है। और भारत 3 नंबर पे आता है, भारत कितना नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। यहाँ आपको लिख दिया कि पहली बार भारत में रेल आपको 16 अप्रैल को चलाया गया था। कब चलाया गया था बाबू, 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। मात्र कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाया गया था, ठीक है। और ये मुंबई से ठाणे, जिसमें 400 लोग थे, और यहाँ 1 घंटा 15 मिनट में 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। ये आपको याद होना चाहिए। अब ये पूछेगा कि मान लीजिए कि भारत में ये सब तो सर अंग्रेज चलाया होगा, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ये तो बहुत पहले का है। तो अंग्रेज में सर वहाँ पे उस समय वायसराय कौन था, अंग्रेज जो होगा, अंग्रेज कुछ भारत में लोगों को भेजा होगा, किसी को तो मालिक बनाया होगा ना, तो उस समय वायसराय कौन था, ये आप क्या कमेंट में बता सकते हैं। अगर बाबू मेरा आप वीडियो देखें तो आप बताइए कि जब रेलवे चलाया गया था तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, उस वक्त वायसराय कौन था, ठीक है। तो आपको बता दें लॉर्ड डलहौजी था, बता देना लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अब आपको रेलवे जोन के बारे में भी बताए थे, पूर्वी रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन, जितना जोन है ये सब आपसे पूछ देगा। मध्य रेलवे जोन तो मुंबई, ठीक। अब इधर पश्चिम है तो पश्चिमी रेलवे जोन, तो यहाँ पे मुंबई, ऊपर वाला दिल्ली, नीचे वाला हो जाएगा आपका सिकंदराबाद, नहीं होगा ये तो बीच में आ जाता है सिकंदराबाद, ये हो जाएगा आपका चेन्नई, और लास्ट वाला हो जाएगा, पूरब वाला हो जाएगा आपका क्या, कोलकाता। तो आपको सिर्फ हम पूरा का पूरा एक वीडियो में इतना आसान ट्रिक से ये, अब क्या सर आप इतना याद करा दिए हैं, पता है बाबू मात्र 2 से 3 मिनट में ये पूरा याद करें, इतना शानदार ट्रिक आपको बताएं, आपको याद भी होना चाहिए, बहुत आसान करके बताएं। तो आपसे पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का नाम हमको बताइए, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का नाम बताइए, पूर्वी रेलवे जोन का नाम बताइए। मेट्रो की स्थापना कब हुई थी ये बताइए, मेट्रो की स्थापना कब हुई थी ये हमको बताइए, एकदम एनी हाउ बताइएगा। और उसके बाद से बिहार में एक रेलवे जोन है, ये समझ में आ रहा है रेलवे जोन किसे कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, सुनिए रेलवे जोन किसे कहते हैं बता भी दे रहे हैं, ठीक है। रेलवे जोन का मतलब होता है कि मान लीजिए पूरे भारत में बहुत सारी ट्रेन चल रही है, तो मान लीजिए किसी प्रकार का अगर दुर्घटना बहुत बड़ा घट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेन कीजिएगा। वो स्टेशन पर नहीं होता है कंप्लेन, वो रेलवे जोन में होता है। तो हर इलाका में प्रशासनिक विभाग होता है, उसी प्रशासनिक विभाग क्या करता है, जितना भी परेशानी होता है उसका समाधान करता है, उसी को रेलवे जोन कहते हैं, ठीक है। हर इलाका में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बताइए बिहार में कहाँ पे रेलवे जोन है, ये बताइए बिहार का रेलवे जोन कहाँ है। चलिए हम बता भी दे रहे हैं, बिहार का रेलवे जोन हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कौन है, तो मैप अगर बनाइएगा तो मैप के अनुसार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उत्तर और पूरब, यहाँ गोरखपुर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गोरखपुर रेलवे जोन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, मेट्रो हो जाएगा आपका कोलकाता। तो रेलवे जोन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे। चलिए अब ये क्वेश्चन ना इतना शानदार है, मतलब क्या बताएं हम। पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कहेगा सर शानदार काहे बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन इसे सही तरीका से लागू किया गया था 1956 में। अब कहेगा सर वो तो ठीक है, राज्य पुनर्गठन
आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ये होता क्या है, तो सुनिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था बाबू, देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त देश में कोई राज्य नहीं था, अभी 28 गो राज्य नहीं था, अलग अलग लोग राजा थे, और राजा लोग अलग अलग छोटा छोटा इलाका पर राज कर देते थे। सरकार ने राजा लोगों को हटा करके और क्या बनाया, राज्य को बनाया। उस समय राज्य हमारे पास 14 राज्य बनाए, अभी 28 राज्य है ना, लेकिन 14 राज्य बनाए, याद रखिए 14। तो वही राज्य की स्थापना, यानी राज्य राजा को हटा करके, ठीक, और ये जो 28 राज्य अपना बना है उस टाइप का 14 राज्य स्टार्टिंग में बना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1953 में। हमारा देश हुआ आज़ाद कब, 1947 में। कब आज़ाद हुआ। अब एक और प्रश्न एग्जाम में हम पूछ दिया था, जब सर राज्य बना तो क्या देख करके 14 जगह छांटा गया होगा, कलर देख करके। इस साइड के मान लीजिए कि काले लोग हैं तो इधर अलग राज्य, इस अलग नाम रख दें, इधर गोरे हैं तो अलग नाम रख दें, का देख के छांटा गया होगा। तो ये का देख के नहीं छांटा जाता है। देखिए, सभी राज्य, सभी इलाका के लोग जानते हो काहे लिए लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हमको अलग राज्य बनाइए भाषा के आधार पर। अब कि इसका मतलब समझे नहीं, जैसे मान लीजिए कि बिहारे है, तो बिहार वाले डिमांड किए थे कि जितना भी भोजपुरी बोलते हैं उस सब लोगों को एक अलग राज्य दीजिए, एक अलग, जिसको हम लोग बिहार कहेंगे चाहे जो भी कहेंगे। तमिलनाडु वाला बोल रहे थे कि सब लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, हम लोगों का अलग भाषा है। केरल वाला बोल रहे हैं मलयालम बोलते हैं, तो हम लोग का अलग भाषा है, तो भाषा के आधार पर राज्य को बांट दीजिए। तो राज्य के सभी सीनियरी पूरे देश के लोगों ने राय की कि नहीं, इस तरह बांटेंगे तो भाषा तो बहुत सारा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें एक और चीज़ कि पूरा का पूरा रजिस्टर्ड भाषा 22 गो है, जो कि 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में, आपके सर लो, अभी एक चीज़ और फंसा दी आप। ये 8वीं अनुसूची क्या होता है, पहले बताइए कि सर अनुसूची होता कब है। तो बता दें कि अनुसूची टोटल 12 गो होता है। कब होता है बाबू, 12 गो होता है, जिसमें 8वां नंबर चैप्टर में 22 गो भाषा का जिक्र किया गया है, मात्र 22। लेकिन भाषा भाषा तो बहुत है, लेकिन रजिस्टर्ड 22 भाषा का जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ें अनुसूची में जिक्र किया गया है। अब 12 टोटल मिला के 12 गो अनुसूची, ये भी आप याद रखेंगे। हम वहाँ से भटक गए, राज्य वाला बता रहा था, भावनाओं में बह गए। यहाँ देखिए, राज्य के पुनर्स्थापना समझ गए। राज्य को बनाया गया, जिस समय राज्य को बनाना शुरू किया गया 1953 से, ठीक। लोग किस चीज़ का डिमांड कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाषा के आधार पर हमारे राज्य को बांटिए। और एक पता है, तमिलनाडु के, सॉरी, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तरफ एक नेताजी बैठ गए अनशन पे, अनशन माने आंदोलन पे बैठ गए, और कह रहे थे कि हमारे राज्य में अगर भाषा के आधार पर हमको नहीं बांटिएगा तो हम भूखे जान दे देंगे। अब बेचारे जान दे भी दिए। तो सभी लोगों ने सोचा कि बाप रे बाप, ये तो मर गए। उनका नाम था पोटू श्री रामलू, ऐसे करके नाम था, ठीक है। अब जानते हो क्या हुआ, जब वो मर गए तो पूरा का पूरा सरकार का हालत खराब हो गया कि बाप रे, इतना बड़ा नेता भूख हड़ताल करते हुए मर गया, इसका बात नहीं सुने। तो मात्र एक राज्य को, एक राज्य को सिर्फ भाषा के आधार पर, समझिएगा ध्यान से, सिर्फ भाषा के आधार पर अलग वो राज्य का नाम दे दिया कि चलो भाई तुम्हारा ये भाषा था इसीलिए हमने दिया। अब बाकी उस समय नियम लग गया कि किसी भी राज्य को हम लोग भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे कि भोजपुरी है तो सभी भोजपुरी वाले को बिहार में भेज दें, नहीं, ऐसा नहीं बांटा जाएगा। इसके बारे में मैं यहाँ पूरा का पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, कहिएगा सर ये पहले काहे नहीं दिखाए, पहले दिखाते तो आप समझते हैं। यहाँ देखिए, राज्य का पुनर्गठन या पुनर्स्थापना फजल अली द्वारा किया गया था, यानी 1953 में। आ गया ना 1953। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से बोला गया कि इसको बंटवारा कर दीजिए देश को। तो सब लोग, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ अलग अलग रियासतें थी, लगभग 565 टोटल राजाओं का रियासत था। अब हमको याद कैसे होगा, कोई बात नहीं, 5, 5 के बाद 6, फिर एक बार 5 ला दीजिएगा, 565। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग हिंदुस्तान आ गए, इस हिंदुस्तान में ही रह गए, जिसमें हैदराबाद का निज़ाम एक था। हैदराबाद का क्या था, निज़ाम था। वो भी कह रहा था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो भी जाना चाह रहा था, लेकिन उसको बोला कि देखो इंडिया में रहना है, इंडिया में सुकून है, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा समझाया गया था। हैदराबाद का निज़ाम यहाँ रहा, लड़ाई वड़ाई भी बहुत सारा हुआ बाद में, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के बाद पाकिस्तान अलग हो गया आज़ादी के बाद। तो उसके बाद से राज्य का बंटवारा होना शुरू हुआ कि अलग अलग राज्य जो हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो हम लोग राज्य कैसे बांटेंगे, उस राज्य में किस टाइप के लोग रहेंगे। तो बोला गया कि भाषा, सभी लोगों ने कहा, सभी राज्य के लोगों ने, कि भाषा के आधार पर बांट दीजिए। बिहार में भोजपुरी होता है तो भोजपुरी वाले को एक तरफ कर दीजिए, हिंदी वालों को एक तरफ, तमिल तेलुगु वाले को एक तरफ, मलयालम, जितना भी भाषा है सबको एक तरफ कर दीजिए। तो बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा, ठीक है, ये तरीका गलत है। तो वो पहले कौन बोला, तब पहले एक धर आयोग आया, आज़ादी के 1 साल बाद धर आएगा, ये बोला कि कभी भी हम भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे, ठीक।
तो बोला कि ओ ये बात है, भाषा के आधार, यहाँ लिखे भी हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, कि कौन सा राज्य किस तरह से गरीब है उसके हिसाब से उन लोगों को बांटा जाए, ताकि उन लोगों का भी विकास सरकार कर सके। ठीक, तो ये धर आयोग बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बढ़े। इसका सपोर्ट कर दिया जेवीपी। जेवीपी एक समिति था। अब क्या, जेवीपी माने जवाहरलाल नेहरू थे, बी से वल्लभ भाई पटेल थे, और पी से हो जाएगा पताबी सीतारमैया थे। ये तीनों आदमी ने सपोर्ट कर दिया 1949 में। बोला क्या कि सुनिए, सही बात है, धर आयोग का कहना सही है कि भाषा के आधार पर हम क्यों बांटेंगे। देखिए 47 में आज़ाद हुआ, 48 में धर आयोग ने सहमति दी कि भाषा के आधार पर नहीं बटेगा। इसका सपोर्ट कर दिया 49 में। 50 में अपना संविधान बन के तैयार हो गया। 51 में था चुनाव, तो चुनाव में सब कुछ रुक गया। तब तक चुनाव में ही एक साल बाद जो यहाँ पे कौन थे, एगो नेता थे पोटू श्री रामुलु की मृत्यु हो गई 52 में। ये बैठ गए थे आंध्र प्रदेश को लेकर के कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भाई राज्य बनाइए, और इनकी इसी तरह से भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। पोटू श्री राम, याद रखिएगा, पोटू श्री राम को। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद से बोला कि नहीं, ये जान दे दिया इसके लिए, तो मात्र एक ही राज्य को हम क्या करें, भाषा के आधार पर बांट दें, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को बांट दें। तो 1 अक्टूबर 1953 को पहला एक ऐसा तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु यहाँ ये हो जाएगा, सॉरी, तमिलनाडु भाषाई आधार पर यहाँ पे क्या हो गया, इसका गठन हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको एक और चीज़ बताए थे उसमें कि 53 में तो ये स्थापित हो गया, लेकिन 56 में इसको पास किया गया था। ये आपको ऑप्शन में ही हम बताए थे। चलिए अब बात करते हैं नाजीवादी। बाप रे बाप, हिटलर, आधा मूछ वाला आदमी। ये छोटुआ है, छोटुआ का इस तरह आधा मूछ है, तो यही है हिटलर। ठीक है, तो हिटलर नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। पहले तो नाजी एक पार्टी है, जैसे भाजपा एक पार्टी है ना, उसे मोदी जी कहते हैं, लेकिन भाजपा को मोदी जी थोड़े बनाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन, भाजपा को। वैसे ही एक नाजी पार्टी भी बना था। ठीक है, इस नाजी पार्टी को हिटलर ने बनाया था। कौन, हिटलर ने बनाया था। और इसका चुनाव चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक कैसा होता है, तो आपको देखिए हम स्वास्तिक बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ले लें, स्वास्तिक ऐसे कहीं आप देखे होंगे इस तरह से, ये स्वास्तिक, तो यही है नाजी पार्टी का स्वास्थ्य प्रतीक चिन्ह, ये स्वास्तिक था। ठीक है, जिसको हिटलर ने बनाया था। आगे यहाँ लिखे भी हैं। ओहो, ये तो डबल हो गया है, ओ माय गॉड। यहाँ देखिए, कोई बात नहीं, हटाइए, थोड़ा सा इसको हम कम कर दें, आ जाओ यहाँ पे। नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर था, जो जर्मन साम्राज्य का सबसे तानाशाह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि हिटलर जो था, जर्मनी का जो युद्ध हुआ था, तो सब लोगों ने मिलकर, आपको तो पढ़ाए ही थे हम लोग, विश्व युद्ध आपको पर्सनल वीडियो बनाए। ठीक है, तो वो हिटलर ही था। बहुत ही खतरनाक शासक था हिटलर। और नाजीवाद का तो शुरुआत हो गया जर्मनी में, लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फांसीवाद का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा कि फांसीवाद का शुरुआत इटली में हुआ था। किसने किया था, मुसोलिनी ने किया था, मुसोलिनी ने। लेकिन जानते हो, मुसोलिनी को इटली के लोग थापड़े थापड़ मार के मुआ दिए। ऐसा चोट्टा तो हिटलर की तरह बनना चाहता है। ठीक है, और यहाँ देखिए तो हिटलर के बाहों पर इसका प्रतीक चिन्ह दिख रहा है आपको। हिटलर के बाहों पर प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला देखिए प्रतीक चिन्ह, तो यही था। इसको स्वास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वास्तिक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मूल अधिकार से, संविधान। आप तो कह रहे थे सर संविधान कुछ पढ़ा देते तो अच्छा होता। चलिए इसी में आपको संविधान हम पढ़ा दिए हैं। चलिए, भारत के संविधान में कौन समान, एक मिनट, कौन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है काजी, इधर उधर करके देख लें, नहीं ठीक है। भारत के संविधान में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो मतलब कि भारत के जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि सभी लोग समान हैं। तो कानून के सामने सभी लोग समान है, ये नहीं कि कानून मतलब पुलिस व्यवस्था। अमीर का लड़का कोई गलती किया है, गरीब का लड़का गलती किया, तो अमीर वाला को छोड़ देते हैं और गरीब वाला को फंसा देते हैं। नहीं, कानून सबके लिए समान है। तो समानता ही नहीं है बोला है। अस्पृश्यता और उन्मूलन, अस्पृश्यता मैंने छुआछूत की भावना सब किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है भाई, नहीं है बोला है। चलिए ठीक है। रोजगार का अवसर समान होना चाहिए, सही बात है। सरकार सबको रोजगार का अवसर दे, ये नहीं कि कह देगी कि बड़ा जात को हम IAS ऑफिसर का पद देंगे या छोटा जात को देंगे, नहीं, सबके लिए रोजगार बराबर है। लेकिन आर्थिक बराबरी सरकार नहीं दिए। यूँ नहीं बोलिए कि सबके पास बराबर रुपया होना चाहिए। अरे भाई, जो जितना कमाएगा उतना उसके पास रहेगा,
आर्थिक बराबरी का जिक्र नहीं किए कि नहीं भाई जितना सबके पास पैसा उतना बराबर होना चाहिए, तब तो इस दुनिया में कोई ना अमीर होता ना गरीब होता, ना कोई किसी के यहाँ काम कर रहा था ना कोई पैसा कमाता है। तो आर्थिक बराबरी यही वाला आंसर हो जाएगा, ये किसी चर्चा ही नहीं किया गया है। ठीक है, इसी में हमने आपको मूल अधिकार लिख भी दिए हैं। हमारा अधिकार क्या है, देखो हमारा जो भी अधिकार है ना, मतलब अपना, किसी के रोकने बस की बात नहीं है, ये पहले बता दे रहे हैं। अगर सरकार भी चाहे ना तो हमारे अधिकारों को, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, हम कहीं भी जाके बोले, हमको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकता है। आज़ादी से 18 वर्ष के बाद हर चीज़ अपना डिसीजन ले सकता है, अपने मर्जी से शादी विवाह कर सकता है, किसी भी धर्म जात में किसी को अधिकार नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का आपको चढ़ा नहीं रहे हम, कोई रोक रहा है तो आप प्रशासन से सहारा, यानी पुलिस व्यवस्था से सहारा ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, मूल अधिकार तत्काल अगर बात करें तो टोटल का टोटल अपने संविधान में, ठीक, 25 गो भाग है। भाग का मतलब टोटल एगो संविधान किताब है, मान लो 25 गो पार्ट है। लेकिन स्टार्टिंग में जब संविधान ही बना था ना, तो उसमें क्या हो गया था, 22 गो पार्ट था। अब कि सर ये संविधान बना क्यों, पूरे देश के नियम कानून को लिखा गया है कि आप कौन सा गलती करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगा, कौन सा गलती कीजिएगा तो कैसा नियम लगता है, ये सब। तो 22 गो पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे देश जैसे जैसे आगे बढ़ा 25 गो हो गया। अभी संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 25, यानी टोटल पाठ 25 है, जिसमें पाठ नंबर 3 में हमारा अधिकार के बारे में लिखा गया, मूल अधिकार के बारे में। कितने पार्ट में, 3 नंबर पार्ट में। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। टोटल 25 पार्ट में देखिए, अब संविधान के में टोटल 22 भाग थे पहले, भाग 3 में मूल अधिकार हमारा अधिकार है। अब क्या सर ई का लिखें, तो देखिए मान लीजिए कि हम एक पाठ पलटे, 2 पाठ पलटे, 3 पाठ, तो 3 पाठ पलटे तो उसमें मान लीजिए कि 3 पाठ है, ये कितना नंबर पाठ है, 3। तो एक को इस तरह टॉपिक दिया था, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में। तो ये टोटल टॉपिक 12 से लेकर 35 तक था, 12 से लेकर के 35 तक ये पूरा पूरा का पूरा हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार हम लोग कहाँ से चुराए हैं, आपको बताए थे। तो देखो सबसे पहले अमेरिका ना इंसान को अधिकार दिया कि किसी भी इंसान को गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। तो हम लोग भी बोले कि अमेरिका जब लगा सकता है तो हम लोग भी लगा सकते हैं। तो हमारा मूल अधिकार भाई अमेरिका से लिया है, क्योंकि उतना बड़ा देश लगा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए संविधान जो होता है इसके मूल अधिकार को क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब बात आता है, सुनो ध्यान से, इसको समझा रहे हैं ये। क्या सर हमारे अधिकार को कोई छीन सकता है। मान लीजिए कि हम बोले अगर, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम अपना शादी की बात बता रहे हैं, कि मान लीजिए कि हम अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं, या फिर किसी के मतलब जो भी आपके कंडीशन जो भी आए, ठीक है, तो कोई अगर हमको रोक रहा है तो क्या हम उस पर लड़ाई कर सकते हैं। तो देखिए आराम से आप लड़ाई कर सकते हैं, आप प्रशासन से सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा अधिकार कोई छीन ले, बोले कि नहीं ज़बरदस्ती। हाँ, आपके अधिकार को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। जैसे आपका अधिकार है कि आप किसी भी राज्य में जा कर के ज़मीन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, घर द्वार बनाइए। लेकिन अगर सरकार चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे, कौन यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा गया, राष्ट्रपति चाहे तो आपके अधिकार को रोक सकता है। और संसद चाहे ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा विभाग है जो चाहे तो आपके अधिकार को छीन सकता है, तो वो संसद है। लेकिन आप कहिएगा सर आप तो समझाएं कि जो भी हमारा अधिकार है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है, तो फिर इस संसद भवन में काहे मीटिंग होकर छीन सकता है। तो ठीक है, जब भी आपके अधिकार कोई छीनेगा, आपके बातों को कोई नहीं मानेगा, तो आप डायरेक्ट किसी भी प्रशासन पर डायरेक्ट जाकर के केस कर सकते हैं। ठीक, आपका मूल अधिकार कहता है, यहाँ पे देखिए लिख के भी, आपका मूल अधिकार कहता है कि मूल अधिकार की रक्षा के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, और ये उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं, और जाने के बाद आप कह सकते हैं कि मेरा संसद क्यों अधिकार छीन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे अधिकार आपका लिख दिए हैं, लेकिन एक अधिकार छोड़ दिए हैं। आपके मूल अधिकार में टोटल अधिकार ये समानता का अधिकार, मतलब सब लोग समान रहेंगे, सब लोग आज़ाद हैं। कोई देखो सब लोग समान है, कोई बड़ा छोटा जात नहीं है, सब लोग आज़ाद हैं, कोई भी कहीं जा सकता है। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, धर्म के लिए स्वतंत्रता है। किसी भी संस्कृति शिक्षा से संबंधित आपका अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बहुत सारा आपके पास अधिकार है। लेकिन इसमें वो था संपत्ति का अधिकार। पहले था कि आपका जो भी संपत्ति है वो खुद का आपका अपना है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कभी कभी जब सरकार को सड़क निकालना पड़ता था ना, देखिए हुआ क्या, समझिएगा ध्यान से।
तो सरकार सोची कि जब हम अधिकार को छीन नहीं सकते हैं तो कोई अपने संपत्ति को देगा सड़क निकालने के लिए, इसीलिए मूल अधिकार में से संपत्ति को हटा दिया। बोला कि नहीं, मान लीजिए हमको रोड निकालना होगा तो किसी के संपत्ति के में से ही ना निकालेंगे, किसी के ज़मीन में से निकालेंगे, तो फिर वो जाके लड़ लेगा, हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो संसद भवन में सभी लोग, क्योंकि ये बोला है कि अधिकार को एक ही आदमी रोक सकता है, या तो राष्ट्रपति नहीं तो संसद भवन के लोग जो भी होंगे वो लोग राय करेंगे और संसद डिसीजन देगा। तो संसद भवन सभी लोगों ने राय किया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार नहीं कहे, क्योंकि अगर ये मूल अधिकार में रहा तो मूल अधिकार का मतलब होता है ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये आज़ादी आपकी रहेगी, सिर्फ संपत्ति आपकी नहीं है, संपत्ति सरकार की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो 1900, देखिए संविधान बना 1950 में, सब लिखा गया, लेकिन बहुत बाद में इसको हटाया गया जब परेशानी हुआ, तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और हटाया गया तो संविधान में ना डायरेक्ट काट नहीं दिया जाके कि वहाँ पे जा करके काट नहीं दिया जाता है कि हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, संपत्ति संशोधन किया जाता है, संशोधन में सुधार किया जाता है। तो सुधार नंबर 44 यानी 44वां संविधान का वो संशोधन था 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। हमारा अधिकार तो समझ गए कि हम स्वतंत्र हैं, धर्म के अनुसार हम कोई भी धर्म अपना भी सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे लिए देश इतना कुछ कर रहा है तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन सरकार कहती है, देखिए मूल अधिकार का मतलब होता है कि आपको इस नियम को पालन करना ही करना होगा। यहाँ देखिए, इसका मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है आप करना चाहें तो कर सकते हैं। समझ में? कर्तव्य का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए देश आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो आप भी किसी व्यक्ति का सहयोग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को आप सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ये इसको बनाया गया था। ठीक है, संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर किया गया? स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर। और 42वां संविधान संशोधन, समझिएगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 42 नंबर का जो सुधार हुआ था ना संविधान में, संविधान की एक किताब है और इस किताब में सुधार हुआ था 42 नंबर का। तो उस समय 1976 में 42 नंबर का, 1978 में 2 बढ़ा दीजिए, 1978 में कौन नंबर का सुधार? तो 42 से भी 2 बढ़ा दीजिए, 44 नंबर का सुधार, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में और 76वां संविधान संशोधन, मतलब सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए, अब तो ये समझ गए। अब बात करते हैं, आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अगर पढ़ाए हैं तो किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि हुआ था, याद कीजिए, जिससे अमेरिका वहाँ से क्या हो गया? स्वतंत्र हुआ और जा करके अपना संविधान बनाया। और संविधान कब बनाया? 1789, याद रखिएगा, उस समय संविधान बनाया था। यहाँ पे लिख भी दिए हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, लिखे हैं ना, यहाँ देखिए लिख दिए हैं आपको। 1783 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ठीक, 7 के बाद 8 है, सम्मेलन हुआ। उसके बाद से यहाँ पे उस वक्त पूरी की पूरी अमेरिका क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। फिर उसके बाद से 1789 में संविधान बन गया। और जब संविधान बना तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, लेकिन आप बताइए, जब अमेरिका गुलाम था, किसके गुलाम? अंग्रेजों का भी गुलाम अमेरिका हुआ है। उस वक्त अंग्रेजों ने बहुत सारा नियम लगाया था, जिसमें एक स्टाम्प एक्ट लगाया था 1701-7, फिर 6-7, 1767 में स्टाम्प एक्ट लगाया था और 1773 में बोस्टन टी पार्टी, यानी कि बोस्टन बंदरगाह पर चाय के बोरी को अमेरिका के लोगों ने, रेड इंडियंस लोगों ने फेंक दिया था। ये वीडियो में पढ़ाए थे बहुत अच्छा तरीका से। चलिए, भारत में संप्रभु कौन है? पूर्ण रूप से आज़ाद कौन है? आप बताइए। वो किसी का बात नहीं सुनेगा, सिर्फ अपना, जनता है। सिंपल, जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, संसद रहेगा। तो जनता सब कुछ होती है। ठीक है, जनता के लिए ही सब कुछ होता है। अगला एक किताब है तारीख, सॉरी इसको थोड़ा साइड कर दें, तारीख ए दाऊदी। तो दाऊदी, अब इसमें द किस में आ रहा है? वही हो जाएगा, दाऊदी अब्दुल्लाह आ रहा है। तारीख ए दाऊदी पुस्तक के लेखक दाऊदी हैं, अब्दुल्लाह हैं। ठीक है, चलिए, एलपीजी गैस का फुल फॉर्म हमको तो लग रहा है कि अनहरू लड़का बता देगा सुन करके। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो कहेगा सर नहीं समझ आया क्या क्वेश्चन कर रहा है। नगर निगम का मतलब होता है पहली बार शहर। स्टार्टिंग में ना किसी प्रकार का शहर नहीं था, गाँव था।
धीरे धीरे लोग समझदार हुए तो एक जगह दुकान खोलें, फिर वहाँ 2 गो दुकान हुआ, 3 गो दुकान हुआ, 4 गो, ऐसे करते करते तनी उस शहर की तरह दिखने लगा। तो पहली बार शहर यानी नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ होगा? पटना हुआ होगा। कब हुआ है ये भी बता दें, 1952 में पहली बार हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दें कि सर बिहार नहीं, भारत में सबसे पहले शहर कहाँ बना होगा, तो भारत में सबसे पहले चेन्नई में पहली बार शहर बना था 1688 में, याद रखिएगा, बहुत पहले ही शहर बन गया था। और बिहार में सबसे पहले पटना में बना था। समझ में आया? नीचे लिखे भी होंगे, वैसे यहाँ पे लिख दिया अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा दीजिएगा। भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना भारत की बात करें तो चेन्नई में हुआ था, बताया था ना, मद्रास चेन्नई 1668 में हुआ था, सॉरी 1688 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। लेकिन बिहार की बात करें तो पटना नगर निगम 1952, ये ठीक है। लेकिन बात करें कि मान लीजिए कि सर ये लोग जो मुखिया उखिया का इलेक्शन होता है, तो ये मुखिया का इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, माने पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? पंचायतें ना जी, तो देखिए पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म से हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 से हुआ है। कब से हुआ? 1959 से। पहली बार एगो पंचायत एक राज्य में, जिसका नाम था राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायत की शुरुआत हुई थी, ठीक। उसके देखा देखी सभी लोगों ने पंचायत की शुरुआत कर दी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ लिख दिए पहली बार पंचायत की शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी बाबू, तो यहाँ पे कब हुई थी की बात नहीं, अगर कब की बात करेंगे तो बात की पहली बार 2 अक्टूबर, राजस्थान वाले लिख लो 1959, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहली बार पंचायत राजस्थान में हुआ था। उसके देखा देखी सब के यहाँ मुखिया का इलेक्शन होने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर पंचायती का जिक्र आप बताएं सर, एक एग्जाम में अनुसूची पूछ दिया था, अनुसूची, तो टोटल अनुसूची है 12 गो, कगो है 12 गो। तो जो पंचायत है वो 11वीं अनुसूची में है, गांव वाला पंचायत। और जो शहर है ना नगर निगम, वो 12वीं अनुसूची में, हो गया 11-12 नंबर, बात खत्म। पंचायत किस में है, तो 11वीं अनुसूची में है, किताब नंबर 11 में है। या शहर यानी नगर कब है, तो नगर किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो कहेगा 8वीं अनुसूची में सर भाषा है। जो भाषा कितना होता है सर, भाषा 22 गो होता है, रजिस्टर्ड भाषा 22 गो है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन है, तो सबसे ज़्यादा कम वन हरियाणा में। हरियाणा में खाली खेती होता है तो वन कहाँ से रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वन बिचवा में है, इंडिया के मध्य में है वन, मध्य में क्या है, वन है, याद रखिए। वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और कम हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ लिख भी दिए हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में और सर्वाधिक कम वन हरियाणा में है। अगर वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे कहाँ होता है, मासीराम, मौसी याद रहेगा, मौसी के घर बारिश होता है, ठीक है। मासीराम आपके ये कहाँ है सर, तो ये मेघालय में है, कहाँ है, मेघालय में है। अच्छा, मेघ माने बादल होता है कि नहीं, तो पहले ही इसका नामे पड़ गया है मेघालय। ये मेघालय वर्षा खूब ज़्यादा होता है मासीराम में, ठीक है। तो सबसे अधिक बारिश भारत के मासीराम में है, मेघालय में है। चलिए अगर बात करें हम, तो भारत इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कहीं नहीं होती है, सिर्फ कहाँ होती है डॉल्फिन, सिर्फ भारत में होती है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। डैश, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक एवं संस्थाओं को संरक्षित किया जाता है। समझिएगा, कंजर्व, ये हो जाएगा कंजर्वेटिव। अब कहेगा सर कंजर्वेटिव माने होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी पुराने ख्यालात का जो भी आदमी होते हैं, रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक एवं संस्थाओं को संरक्षित किया जा सकता है। रूढ़िवादी माने होता है कंजर्वेटिव, ठीक है। अगला देखिए, कुंद्रे मुखी, तो उसी दिन बताए थे ना वीडियो में, कुंद्रे मुख एक महत्वपूर्ण लौह है, ऐसे लोहा के जो कुंद्रे कर्नाटक में है। देखिए ना, द्रव र दे रहा है, इसमें भी रव दे रहा है खूब, ये हो जाएगा कर्नाटक में कुंद्रे मुख। चलिए अगला देखिए, संविधान, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग के स्थान में दिया गया है। आदिवासी माने जितना भी एससी और एसटी कास्ट होते हैं ना, ठीक है, इनको ना नीचे जात में लोग मानते हैं, ठीक है। नीचे जात ऊपर जात कुछ नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा गरीब टाइप के फैमिली स्टार्टिंग में था, क्योंकि जितने भी बड़े जात के लोग थे वो इन लोगों को काफ़ी परेशान किए हैं, ठीक है। तो ये धारा की बात कर रहा है, तब धारा नंबर 342 में इन लोगों को रखा गया है, ठीक है।
सीमांत गांधी, पता नहीं इनके बारे में आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन एक बात बोले, महात्मा गांधी के बाद अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ तो सीमांत गांधी को देता हूँ। नहीं, सबको ही रिस्पेक्टेबल है, लेकिन सीमांत गांधी ने अपने देश के लिए बाबू बहुत कुछ किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान भेज दिए, जबकि ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते थे कि हमारा जन्मभूमि हिंदुस्तान हुआ है तो हिंदुस्तान में ही हमारी मृत्यु भी हो जाए। और जब ये बोल रहे थे कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन जबरन इनको पाकिस्तान जाना पड़ा। और पाकिस्तान के वहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह लोग थे, ठीक है, इनको देशद्रोही घोषित कर दिया। और ना ये हिंदुस्तान के बेचारे रहे सीमांत गांधी, ना ये पाकिस्तान के रहे, लेकिन इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, सीमांत गांधी इन्हें सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी, बच्चा खां, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्होंने एक किताब, एक सेना बनाई। उस सेना का नाम था खुदाए खिदमतगार। सेना का क्या नाम था? खुदाए खिदमत। ये लिखे भी होंगे, यही है बाबू खान अब्दुल गफ्फार खान। रिस्पेक्ट है ऐसे व्यक्तियों को। इन्हें देखिए सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से पुकारा जाता है। 1930 में खुदाए खिदमतगार नाम की एक संस्था बनाई है। ठीक है, यह संस्था, यहाँ देखिए, सुर्ख पोश यानी कि कैसा, लाल कुर्ती पहनते थे। इन्हें लाल कुर्ती दल के देखो, लाल सेना नहीं, लाल कुर्ती सेना अगर बोलेगा तो हो जाएगा आपका गैरी बाल्टी। लाल कुर्ती सेना, ये लाल कुर्ती दल की बात करेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, जिसे खुदाए खिदमतगार भी कहते हैं इस सेना को। ओहो बाप रे, इंडिया अपना जो है ना, सुनिए गुड न्यूज़ बता रहे हैं, जो अपना भारत था, ओहो सेट, चलिए, जो अपना भारत था ना, भारत जब अपना आज़ाद हुआ, संविधान वगैरह चलो भाई बन गया, तो देश को चलाना बड़ी मुश्किल था। देश को चलाना क्या था? बड़ी मुश्किल था कि भाई पूरे देश की समस्या को जानना है। मान लीजिए कि दिल्ली में सब लोग बैठे हैं, नेता लोग, गांव में क्या घटना घट रहा है आप जान पाएंगे? गांव में झगड़ा फरियाना होगा, कैसे फरिएगा? गांव में तो झगड़ा भी अजीब होता है, कोनो का बकरी चुरा लेगा कोनो, तो सीधे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट बकरी के लिए। ऐसा तो बाबू नहीं ना होगा। ठीक है, बकरी चुरा रही है, कोनो का गाय कोनो खोल लिया, ये सब ना गांव में बहुत सारा लफड़ा होता है। कोनो का लोटा इसमें लड़ गया, वो लड़ गया तो उसके लिए मार कर लेगा घरे में। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ों के लिए अब आप डायरेक्ट नहीं जाएगा ना पीएम के पास कि वहाँ कंप्लेन करने, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए। तो उसे कहते, उस बोला कि गांव में तो पंचायत हो गया, तो पंचायत में मुखिया के पास कंप्लेन करो। और ये 5-5 साल पर इलेक्शन होगा। कितने कितने साल पर होगा? 5-5। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया और ये योजना आयोग किया। सबसे पहले आपको बता दें कि 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ, उस वक्त एक नियम बना योजना आयोग। कौन बना? योजना आयोग। याद रखिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग। इस योजना आयोग का काम था, इस योजना के हर 5 साल पर इलेक्शन कराना। माने पंचवर्षीय योजना इन्होंने ही दिया है, योजना आयोग ही दिया है। ये पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता है। तो वही बोला है यहाँ पे कि भारत में नीति आयोग का गठन बोला है। तो बाद में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। तो 1950 में तो योजना आयोग बना, योजना आयोग बन गया। उसके बाद बोला कि हर 5 साल पर इलेक्शन होगा अगले साल से। तो ये बना 50 में, हर 5 साल पर इलेक्शन हुआ 51 में। तो 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 51 से 5 साल गिन लीजिएगा, 51 से 56 तक हुआ था। सिंपल है कि नहीं? तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो योजना आयोग था, पहले बात समझे, उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब? तो मोदी जी आए तो किए, तो मोदी जी किए आए हैं 14 में, और उन्हें कर दिया 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग का है चाहे योजना आयोग का है, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अब वो अध्यक्ष नहीं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तब कहिएगा सर अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष में क्या अंतर है? पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है पहले से कोनो पद पे हैं और दूसरा भी काम संभाल रहे हैं। समझ में आया? दूसरा भी काम संभाल रहे हैं। तो पहले से तो प्रधानमंत्री हैं और क्या कर रहे हैं? नीति आयोग को भी संभाल रहे हैं। तो पहले से कोई दूसरे पद पर है और कोई दूसरा भी काम संभाल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर हम क्या आपको बताएं? कमेंट करते रहिए बाबू। ठीक है, आपको थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा होगा, तो थोड़ा सा गला में दिक्कत था, वो तो बोल ही पा रहे हैं बहुत मुश्किल से। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, पहले बना था कौन? योजना आयोग, जो कि 5 वर्ष की योजना बनाता है। योजना आयोग का नाम बदल करके 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग रख दिया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद से बना यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर प्रधानमंत्री ने दिमाग लगाया कि ठीक है, राज्य विकास करेगा, इसको कौन चेक करेगा? तो मुख्यमंत्री चेक करेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 51 के बाद 52 में लगा 6 अगस्त को। और ये देखिए, ये राष्ट्रीय विकास परिषद पता है क्या करता है?
राज्य के सभी बातों को योजना आयोग यानी प्रधानमंत्री को बताता है, ठीक है। इसके बीच तालमेल का काम करता है। इसके अध्यक्ष सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, सॉरी नीति आयोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद अपना राष्ट्र कितना विकास कर रहा है, इसके लिए आपको कौन हो जाएंगे, ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, ये भी क्या आपको ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ अभी, थोड़ा देर पहले बताए थे कि पहले मेरा संपत्ति था, अब वो अधिकार छीन लिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जब छीना गया है तो आप कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा। आप कमेंट में बताइए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया था। दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, या तो 76 नहीं तो 78, ये दोनों में आपको खुद ऑप्शन करना है, टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मासीराम। आपको बताया ना, मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और जीवाश्म, जीवाश्म मतलब क्या होता है, खनिज का मतलब जमीन से जो चीज़ें खोद के निकला जाता है ना, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सबको जीवाश्म कहते हैं। ये गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है, ठीक है, ये तो है ही, सही बात है। जो इसके गठन के लिए डैश होते हैं, इसके गठन के लिए आप बताइए कि जब नीचे कोयला वगैरह बनता है तो कितना सालों तक सड़ता है तो बनता है, तो कहिएगा सर 100-200 साल नहीं, लाखों साल, लाखों वर्षों तक ये सड़ता है, गलता है, तब जाके जीवाश्म या खनिज या कोयला वगैरह बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए कमेंट करते रहिए एक एक क्वेश्चन का। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत है, बालू होता है, मोनाजाइट बालू, तो थोरियम होता है। क्या होता है, थोरियम होता है। अगला क्वेश्चन फटाफट हम कराते हैं। यहाँ देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समझिएगा, बहुजन समाजवादी तो हमेशा याद रखिएगा राम का नाम आएगा, बहुजन राम, ठीक है। ये काशी राम ने बहुजन समाजवादी के ये संस्थापक थे। अब के सर पता नहीं, बहुजन का तो हम नाम नहीं सुने, लेकिन हम बीजेपी का नाम सुने हैं, भाजपा का सुने हैं, कांग्रेस का सुने हैं, तो इस सब के संस्थापक कौन था। अच्छा ये डाउट है, आ जाइए यहाँ पे आइएगा ना। अब ये थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर राजनीति कुजनीति की बात करेंगे, ये थोड़ा सा लिखा गया है, तो सबसे पहले विश्व में राजनीति की शुरुआत ब्रिटेन ने किया, अंग्रेजवा सब शुरू किया था। कौन शुरू किया था, अंग्रेज सब शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष का नाम पूछा है कि इसको किसने शुरुआत किया था, तो एओ ह्यूम, ठीक है, ऑक्टेवियस ह्यूम जिसको बोलते हैं, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, ठीक है। तो ये एओ ह्यूम ने शुरू किया था, ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि मैं इधर कहीं लिखा भी हूँ और नहीं भी लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप सुने होंगे कांग्रेस का, राहुल गांधी वाला, आप सुने होंगे भाजपा का। तो कांग्रेस तो बना कब, यहाँ देख लीजिए, कांग्रेस बना 85 में, कब बना, 85 में, लेकिन भाजपा बना 1980 में, बहुत दिन बाद, 95 साल बाद ये बना है भाजपा, जो अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी भाजपा को नहीं बना है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बना है, ये भी बात आप याद रखें। और भी सर पार्टी है, हाँ जी और पार्टी है, यही ना आप कह रहे थे हमसे कि सर बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो देखिए ना श्री काशीराम नहीं है उसमें, काशीराम थे कि नहीं, ठीक। अब याद देखिए सर लालू यादव वाला पार्टी का क्या नाम है, तो वो है आरजेडी, राजद। तो राजद की स्थापना 1997 में हुआ था, जिसको लालू यादव ने बनाया था। तो अब 97 याद कैसे कीजिए, लालू की 7 गो बेटी है, कौ बेटी है, 7 गो बेटी, तो 97 से 7 याद रखिएगा, ठीक है। और जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, तो जो नीतीश कुमार का है ये 1999 में बना था, याद रखिएगा कब, 1999 में, जिसको शरद यादव बनाए थे, लेकिन अभी इसके अध्यक्ष कौन हो गए, नीतीश कुमार हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन के यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे नेता शरद यादव 1999, लोक जनता पार्टी आपको पता है लोजपा, जो रामविलास पासवान, ठीक है, या चिराग पासवान अभी उनके अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में, पूरा का पूरा ये डेटा, ये आपको पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम, ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ फटाफट क्वेश्चन को देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार, जब 2011 में जनगणना यानी पूरे देश को गिना गया था, ठीक, तो जब पूरे देश को गिना गया था तो द्वितीयक कार्य, आप कहिएगा ये क्या बोल रहा है सर, देखिए पहले तो इंसान 3 तरीका से पैसा कमाता है। पहला कृषि करके, जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा बिजनेस करके, ठीक है, जिससे 2 नंबर का क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है नौकरी करता है। 3 जगह से हुआ कि नहीं, तो नौकरी का, जिससे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो 2011 में 2 नंबर का क्षेत्र में कितना लोग काम कर, कितना % भारत के लोग काम करते थे, तो मात्र 3.8% लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा लोग उस समय क्या करते थे, सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र, भारत में
पूरा का पूरा भारत हो चाहे बिहार हो, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है, यानी कृषि क्षेत्र पर या प्राथमिक क्षेत्र पर काम करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की बात अगर करें हम, ठीक है, तो ये सुधार योजना कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को डैश रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मान लीजिए कि अपना देश विकास कर रहा है, संसाधन टॉपिक आपको पढ़ाए हैं हम, ठीक है, तो वो हो जाएगा, देखिए संभावित संसाधन भी होता है, हो सकता है कि कहीं ज़मीन में निकले कोई सामान नहीं निकले, इससे भी दिमाग डाउट रहता है। विकसित स्टॉक रिजर्व, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आगे हम लोग को विकास करता है। यहाँ पे पूरा का पूरा हम संसाधन आपको पढ़ा दिए हैं। संसाधन किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जिसमें जान होता है वो जैव संसाधन, जिसमें जान नहीं होता है अजैव संसाधन, ठीक है, ये टोटल चीज़ें हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए काजीरंगा, ये तो ट्रिक आप जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो असम में। इसका ट्रिक क्या था? काजी शाम कर दिए, काजी शाम कर दिए, बतिया नहीं मानिएगा, तो मानिएगा मानस हो जाएगा, और काजी से काजीरंगा हो जाएगा। ये दो गो जो है ये दोनों असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर ही क्वेश्चन मिला था, ये डबल रिपीटेड नहीं है, ये 2 बार पूछा। ये निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? तो मक्का बाजरा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो एटम बम गिरा था ना, तो ट्रिक बताया था आपको कि एटम बम गिरा था तो जापान पर गिरा था। तो जापान में सबसे पहले कहाँ गिरा था? या तो हिरोशिमा, नहीं तो नागासाकी। तो ये तो बहुत आसान है, पूछा है कि पहला एटम बम बता रहे हैं, एच से हिरोशिमा और एन से नागासाकी। तो आप बताइए ABCD में पहले एच आता है कि पहले एन आता है? ठीक है सर, ABCDEFG एच आता है, तो पहले सर हिरोशिमा पर गिरा, बाद में नागासाकी पर गिरा। तो ये 6 तारीख को गिरा था, 6 अगस्त, और 6 को पलट दो तो 9 हो जाएगा, तो ये 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था 1945 में। ठीक है, 1945 में आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? पहला पूछा है, पहला, तो पहला हो जाएगा हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? अरे भाई जो पागल होगा उसको वोट देने का अधिकार है, पागल लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो ये किया है जॉन विलियम्स ने 1990 में। भूमंडलीकरण का मतलब नहीं समझते होंगे आप, तो समझ लीजिए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है जब सभी, देखो सब देश पहले अपने अपने देश में व्यापार करते थे, सभी देश धीरे धीरे एक दूसरे के साथ आए और एक ही जैसा कोई एक जगह सेलेक्ट किया, सभी देश अपना अपना सामान एक ही बाजार में ला करके बेचने लगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि दूसरे देश का सामान हम लोग क्या है के यहाँ आया और हमारे यहाँ का सामान दूसरे जगह आया। तो ऐसी चीज़ों को जो एक ही जगह व्यापार किया और उसके वजह से सभी सामान एक दूसरे को मिल गया, इसे हम लोग कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ होता है भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ये सब कब हुआ था? ये सब 1990 में ही हुआ था, याद रखिएगा। अगली बात करें यहाँ पे क्वेश्चन का, तो चार्टर की बात है, तो राष्ट्र संघ में चार्टर के कितने सदस्य हैं? अरे 51 रुपये न्योता कर दो यार, राष्ट्र की बात है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, चूड़ामन राय, बहुत खतरनाक विद्रोह बेचारे कर दिए थे, ने विद्रोह किया था। इकाई विद्रोह किए थे, पता है? चूड़ामन राय राजा एक थे, और जानते हो क्या किए? ये इन पर बहुत सारा कर चढ़ गया था, अंग्रेज इनको दबाव दे रहे थे, कर्जवा काहे नहीं भर रहे हैं आप, बस इन्होंने विद्रोह कर दिया, काहे भरे? तो ये कहाँ के थे? विद्रोह से संबंधित है, यहाँ पे चेरो विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से? चेरो विद्रोह से। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे तो ये पढ़ाई है आपको, भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा कितना है? तो ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताए भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? ये आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कि जब बिहार में काउंटिंग हो रहा था, जनगणना में सभी लोगों को गिना जा रहा था, तो कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर है ना, नाप लिया 1 किलोमीटर इधर, ऐसे चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर घेर दिया गया। और तब देखा गया कि यहाँ पे कितना लोग हो रहे हैं पर किलोमीटर में, तो 1106 लोग होते हैं बिहार में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व, कम घनत्व, सबसे कम घनत्व है कैमूर में। घनत्व समझते हैं, मतलब कि हर राज्य में जनसंख्या, सॉरी पूरा बिहार की बात करें, पूरा हम बिहार की बात करें, अगर ये मान लो बिहार हो गया, तो हर जिला में जनसंख्या होगा, कुछ ना कुछ लोग होंगे। सीवान जिला यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीवान जिला, तो यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे गोपालगंज हो जाएगा, छपरा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा,
ये चंपारण वगैरह हो जाएगा, तो हर जिला में कुछ ना कुछ जनसंख्या होगा ना। तो सबसे कम जनसंख्या इधर कैमूर में है। कहेगा ऐसा क्यों है सर यहाँ कम है? ठीक है, इसलिए कम है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पहाड़ है। तो सर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको खुद कमेंट ही करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार वैसे लिखियो दिए हैं जनसंख्या घनत्व यहाँ पे, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये आप कमेंट कीजिए तो हम आपको बता भी दे रहे हैं। चंपारण साइड में आप चले जाइएगा, मिल जाएगा। यहाँ देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा कब मिला था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था पिछड़ा वर्ग को, जो भी पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी में आते हैं। ठीक है, ओबीसी वाले एबीसी जो भी हैं, ठीक है, इनको संविधान ने दर्जा कब दिया था? 2018 में इनको भी मिला था कि भाई आपको भी आरक्षण दिया जाएगा। आप बताइए अमेरिका की खोज किसने की? तो सर अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने किया था। ठीक, लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व में घूम दिया था कौन व्यक्ति? तो मैगलन। मैं गलत नहीं हूँ, ट्रिक याद है ना। और ये पूरा का पूरा घूम दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता का वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई? तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में सत्ता का वितरण माने राजनीति का बंटवारा होता है। देश को चलाने के लिए अकेले क्या मोदी जी चला सकते हैं देश? भारत के प्रधानमंत्री नहीं चला सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं, देश को अगर चलाना है, हर गांव की समस्या को जानना है, तो हम लोग बांट दें नियम को। देखिएगा, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सिर्फ अपने राज्य के लिए नियम बनाते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये नहीं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोच रहे तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं दे, नहीं। मुख्यमंत्री का इतना अधिकार है कि कोई कोई बात ऐसा भी होगा जो प्रधानमंत्री की बात नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए कुछ कानून रख दिया कि कुछ नियम लगा दिया गया मुख्यमंत्री के लिए और कुछ नियम लगा दिया गया प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री पता है क्या कर सकते हैं? जैसे आपातकालीन कोरोना आ गया तो पूरे भारत को बंद कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये कभी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि उस पर मुख्यमंत्री नियम बनाते हैं, और कुछ नियम है जिस पर कौन बनाते हैं? आपके प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नियम होता है जिस पर दोनों आदमी मिल करके बनाते हैं, जैसे शिक्षा। तो शिक्षा पर ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आदमी में बात नहीं बना तो हमेशा बात प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री का होता है। तो यहाँ पे सूचियों के हिसाब से 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। मैंने वही हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे संविधान अनुच्छेद 246, दो का दो, दो दूना चार, दो तीन छः में 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पूरा का पूरा मतलब राष्ट्र बनाएगा, जैसे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। राज्य सूची में मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, और समवर्ती सूची में दोनों आदमी मिल करके नियम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? लद्दाख में है, ऊपर वाला भारत के इलाका में ऊपर लेह लद्दाख है, यहाँ पे सबसे ऊंची सड़क है। शिव समुद्रम, आप तो जानते हैं कि शिव जी की सबसे ज़्यादा कंवारी लड़की पूजा करती है। तो यहाँ पे याद रखिए, देखिए मेरा काम है सिर्फ समझाना। शिव समुद्र जल प्रपत कंवारी यानी कावेरी, याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 1971 में इंदिरा गांधी जब इलेक्शन नहीं जीत रही थी तो उन्होंने जनता के सामने भाषण दिया कि हम अगर आएंगे ना तो गरीबी को हटा देंगे। तो इन्होंने गरीबी हटाओ नारा दिया। जैसे ही आए ना उसी समय आपातकालीन लगा दी। बहुत खतरनाक स्थिति लग गया, 1975 में लग गया था आपातकालीन, पूरे भारत को बंद कर दिया गया था, इमरजेंसी। ठीक है, तो यही हो गया था। चलिए यहाँ पूरा का पूरा हम बिहार के बारे में बताएं। यहाँ देखिए, आपसे पूछेगा बिहार के बारे में एक चीज़, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पूछ सकता है कि बिहार में मान लीजिए कि बिहार के हर जिला में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, तो क्या सर लड़का और लड़की की संख्या बराबर है? नहीं बाबू, पता है मुंगेर में जाइएगा ना, मुंगेर यहाँ पे, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है, 876। इसका मतलब इसको बोलते हैं लिंगा अनुपात। पूछ देगा मुंगेर में लिंगा अनुपात क्या है, तो अगर 1000 लड़का है तो उसमें 876 मात्र लड़कियां हैं। कोई भी अपनी लड़की का शादी यहाँ पे नहीं करना चाहता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पहले बहुत पहले हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा बनता था, तो ये सब चीज़ें होता है। मैं किसी राज्य का किसी जिला का बुराई नहीं कर रहा। तो सबसे ज़्यादा सर लड़की कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लड़की है बाबू गोपालगंज में।
ठीक है। सबसे ज़्यादा लड़की कहाँ है? गोपालगंज जिला में आपको मिलेगी। 1021 लगभग यहाँ पे होगी। 1000 लड़का पर 21 गो लड़की एक्स्ट्रा है। माने अगर सबका ब्याह अगर हो जाए तो 21 गो लड़की फिर भी कंवारी हो जाएगी, क्योंकि 1000 से 1000 तो लड़का शादी कर लेगा, 21 गो कंवारी रह जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना। हम बोलें कि सबसे बड़ा इसमें सर जिला कौन है, तो चंपारण है। 5228 किलोमीटर चंपारण है। तो इससे आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपको किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है? किशनगंज। भगवान किशन जो है ना, उनके यहाँ ये क्या होता है, वर्षा ज़्यादा। और सबसे कम होता है औरंगाबाद। सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्मी गया में होता है। याद रखिए, खूब ठंडा पड़ेगा, खूब गर्मी होगा बिहार में। चलिए, यहाँ पे वही सब चीज़ें हम लिख दिए हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। आपके लिए हम जो भी मेहनत किए लिखें वो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा होगा ना, तो एक बार और वीडियो देखकर टोटल क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट हमको कर दीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर खूब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को पूरा का पूरा शेयर कीजिएगा।